जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम अकाउंटिंग परिवार में। और मैं हूँ सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेसिकली आज हम लोग सेट 2 पर बात करेंगे। किस चीज़ का सेट 2? पीएम यशस्वी योजना का जो आपका 2023 का एंट्रेंस एग्जाम होगा उसके सेट 2 पर बात करेंगे। तो यानी कि जाहिर सी बात है, इससे पहले मैंने आपका सेट 1 लिया होगा, तभी ना सेट 2 आज बात कर रहे हैं। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाए हो। तो आप लोग सबसे पहले जाके सेट 1 को देखिए, फिर सेट 2 को देखिए। और मैं बता दूं, मैं सेट में जितने भी प्रश्न करा रहा हूँ सब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। चाहे आप लोग पीएम यशस्वी योजना का एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लोग सीएमएमएस की तैयारी कर रहे हो या एनएमएस की तैयारी कर रहे हो, आकांक्षा 40 की किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए ये प्रश्न है, ठीक ना। तो आपके लिए ये प्रश्न है, ठीक ना। और साथ ही साथ आपके बोर्ड एग्जाम के भी कई सारे प्रश्न हैं आपके यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक ना। तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग सोच सकते हो, ठीक ना। तो इसीलिए इनको क्या कीजिएगा, आप लोग कॉपी में नोट डाउन कीजिए। और साथ ही साथ मैं बता दूं, नोट डाउन अगर नहीं करना, अगर आप मेरे जैसे आलसी बच्चे हो तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। पीडीएफ कहाँ से मिलेगा? हमारे वेबसाइट से मिल जाएगा। उसके रिकॉर्डिंग आपको पंकज सर बता दिए होंगे। अगर नहीं बताएं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक ना। और ऐसे भी आपको अगर मैं बता दूं कि इस पीडीएफ के बाद में आपको हमारे से जुड़ने का और हमारे वेबसाइट का और भी यूट्यूब चैनल का और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम व्हाट्सअप का सबका लिंक इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, ठीक ना। तो चारों तरफ से आपके लिए बेनिफिट है, आपको हर जगह से मदद की जाएगी, ठीक ना। बता दूं कि मैं आपको टोटल 15 सेट्स कराऊंगा। जैसे आपको ये वीडियो मिल जाएगा, यानी कि आपको 2 सेट्स करवा चुका हूँगा, तो बचेगा और 13 सेट, तो धीरे धीरे उसको करवा दिया जाएगा। प्रत्येक सेट में 15 प्रश्न होंगे, जिसमें से जो फर्स्ट का यानी पहले का जो 5 प्रश्न होगा वो गणित का होगा, फिर जो अगला 5 प्रश्न होगा वो विज्ञान का होगा, फिर जो अगला 5 प्रश्न होगा वो आपका सामाजिक विज्ञान का होगा। अब इसको इंग्लिश में बोलने की ज़रूरत नहीं ना है। हाँ, मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि मैं जितने भी प्रश्नों को एक्सप्लेन करूँगा, क्वेश्चंस को सारे को मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक्सप्लेन करूँगा। तो चाहे आप लोग हिंदी से समझना चाहो या इंग्लिश से, आपके लिए दोनों के लिए है वीडियो, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, ये आपका मैथ का प्रश्न आ गया। सबसे पहले देखिए यह क्या है, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निम्न में किसके बराबर है। सीधा सा प्रश्न आपको पूछा है, ए माइनस बी का होल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पूछा है। हो सकता है आपको प्रश्न में ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दे दे, ऐसा भी हो सकता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला दे दे, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला दे दे, या फिर ए माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला दे, ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला दे दे। तो ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो आता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी होता है, ठीक ना। ये आपका फॉर्मूला होता है। आप लोग चाहो तो ए माइनस बी को पहले लिख लो और ए प्लस बी को बाद में लिख लो, आपकी मर्जी, ठीक ना। तो देखो तो भाई आपका आंसर कौन सा होगा। तो 1 नंबर का ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है, दोनों तरफ दोनों में प्लस है, तो ये तो होगा नहीं, या दोनों में माइनस, ये तो होगा नहीं, ये तो थोड़ा विचित्र सा दिख रहा है। ये सही है भाई साहब, क्योंकि दोनों में प्लस माइनस है, ठीक ना। दोनों में मतलब एक में प्लस है और एक में माइनस है। तो ये आपका 4 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये प्रश्न है भी जितने भी लगा सकते हो आगे तरफ लगा लो और लास्ट में आई लगा देना, ठीक ना, क्योंकि ये प्रश्न आने की संभावना 99.9% है, ठीक ना। और ये एनएमएमएस में पूछे गए प्रश्न भी है, ठीक ना। तो देखो आपको प्रश्न करा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस, ठीक है, यानी कि ये बड़ा सा आपको नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है, यानी कि इस बड़े से नंबर का आपको मानक रूप लिखना है। तो अब बात रहा है मानक रूप लिखोगे कैसे। तो देखो मैं इस वीडियो में उतना अच्छा से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, ठीक ना, क्योंकि इसका बहुत पेचीदा चीज़ है ये, ऐसा समझ सकते हो, ठीक ना। अगर 8 क्लास में पढ़े हो तो आपको आता होगा, अगर नहीं आता है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स इस वीडियो का फ्री है भाई साहब, वहाँ पे आप लोग कमेंट करके बोल सकते हो, मैं इसका एक अलग से वीडियो ले लूँगा। वरना आपको इस पीडीएफ में या फिर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम व्हाट्सअप सबका लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप लोग क्या कर सकते हो, हमको डाउट पूछ सकते हो, ठीक ना। तो देखो बेसिकली सीधा मैं बता दूं कि मानक रूप या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि जो भी आपको नंबर दिए हुए हैं, ठीक ना, उस नंबर में आपको क्या करना पड़ता है कि जो सबसे पहले में जो आपका नॉन जीरो नंबर होता है उसके बाद में आपको पॉइंट लगाना पड़ता है, और उस पॉइंट को लगाने के लिए आपको जिस भी 10 के मल्टीपल से डिवाइड या मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बस उसको 10 टू दी पावर में लिख कर आपको वहाँ पे दर्शा देना पड़ता है, वहाँ पे लिख देना पड़ता है, बस आपका आंसर हो निकल गया। जानता हूँ कुछ समझ में आया नहीं होगा, पर बहुत सारे बच्चों को समझ में आ भी गया होगा, ठीक ना। जैसे देखिए इस प्रश्न को मैं सॉल्व करता हूँ। देखो
मैंने क्या बोला कि जो भी आपके पास प्रश्न होंगी उसका नॉन जीरो, सबसे पहला जो नॉन जीरो नंबर मतलब बोले तो जो आपका जीरो ना हो, 1 2 3 4 5, हाँ नेगेटिव में नहीं लेना है, 1 2 3 4 5 हो, ये सब क्या होता है नॉन जीरो नंबर होते हैं। साथ ही साथ मैंने क्या बोला था कुछ देर पहले, 10 के मल्टीपल, 10 के गुणज, इसका मतलब क्या होता है 10 के पहाड़े में जितने आते हैं, 10 के टेबल में जितने आते हैं, जैसे 10 के टेबल में 10 आता है, ऐसे समझ लो कि 10 के मल्टीपल में, 10 के टेबल में आने का मतलब क्या, 10 20 भी आता है, वैसा नहीं। जैसे हो गया 10 हो गया, 100 हो गया, जैसे कि आपके पास हो गया 1000 हो गया, या फिर बोल लो 1,00,000 हो गया, ये सब, ठीक ना। यानी कि 1 देके जितने भी जीरो होते हैं वो समझ लो कि एक प्रकार के 10 के गुणज होते हैं, ठीक ना। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, 10 के टेबल बोलना ये गलत बात है, ठीक ना, मैंने गलती से बोल दिया, ठीक ना। तो ऐसे नंबर्स आपको क्या करना पड़ सकता है, डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकता है, जैसे करना पड़ सकता है। जैसे देखो यहाँ पे आपको 4 के पास पॉइंट लाना है, क्योंकि मैंने क्या बोला था जो सबसे पहला नॉन जीरो नंबर होगा उसके बाद पॉइंट लाना है। तो देख सकते हो सबसे पहला नॉन जीरो नंबर 4 है, तो बस इसके बाद पॉइंट लाना है। तो यहाँ पे पॉइंट लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देख सकते हो पॉइंट के बाद में टोटल यहाँ पे 2 2 4 2 6 3 9, टोटल 9 डिजिट्स हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल 1 दे के 9 को 0 से आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे डिवाइड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। साथ ही साथ पॉइंट लगने के बाद ये 3 जीरो जो रहेगा इसका तो कोई वैल्यू रहेगा नहीं, क्योंकि पॉइंट के बाद जो जीरो होती है उसका कोई वैल्यू होता नहीं है, ठीक ना। हाँ इस जीरो का वैल्यू है क्योंकि ये संख्याओं के बीच में है, नॉन जीरो नंबर के बीच में है, ये बाद में है, तो बाद में जीरो हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं हो जाता है, ठीक ना। अगर ऐसा रहा 0.0007 रहा तो यहाँ पे जो देख सकते हो यहाँ पे कि ये जीरो का यहाँ पे असल में कोई वैल्यू है नहीं, ठीक ना। 0.0007 रहा तो इस पॉइंट के बाद इधर वाले जीरो का कोई वैल्यू नहीं हो जाता है। हाँ पॉइंट के बाद इधर जीरो तो इसका वैल्यू है, लेकिन पॉइंट के इधर और पॉइंट के उधर, पॉइंट के इधर और पॉइंट के उधर के अगर जीरो हो तो उसका कोई वैल्यू हो नहीं जाता है। और बीच में अगर नॉन जीरो नंबर है और इसके बीच में जीरो है तो उसका वैल्यू होता है, ठीक ना। तो बेसिकली यानी कि पॉइंट लगने के बाद जो यहाँ पे जैसे आपका पॉइंट लग जाएगा, इन जीरो का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, ठीक। और साथ ही साथ आपको मैंने अभी क्या बोला था कि यहाँ पॉइंट लाने के लिए आपको क्या करना पड़ा था कि यहाँ पे 1 दे के 9 को 0 से डिवाइड करना पड़ा था। लेकिन खाली डिवाइड करने से काम चलेगा भाई साहब, आपको भाई डिवाइड करने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको जैसे डिवाइड करोगे आपको उतना ही नंबर से यहाँ पे 1 दे के 9 को 0 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ताकि वापस से यहाँ पे जिससे आपने डिवाइड किया था और यहाँ पे जो चीज़ है वो तो सेम चीज़ है, तो इसको आप लोग काट दोगे तो वापस से जो चीज़ था आपका वो आ जाएगा, ताकि मैथ में कोई आपका फ़र्क ना पड़े। क्योंकि मैथ का सीधा सा फंडा है कि मुझे तुम बिना छेड़े ही कुछ काम कर लो तो मुझे कोई चीज़ का टेंशन नहीं है, यानी सांप को मारो लेकिन लाठी ना टूटे, ठीक ना, ऐसा बात हो जाता है। तो यानी कि आपका जैसे आपने यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपके पास आ गया 4.507598 आ गया, इनटू में आपके पास क्या आ जाएगा, वही चीज़ 1 दे के 9 को 0 यहाँ पे मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, तो वो चीज़ तो आपका यहाँ मल्टीप्लाई में रह जाएगा। और जैसा कि आपको मैंने क्या आपको पता ही होगा, ठीक ना, क्योंकि मैंने तो आपको नहीं बताया, क्योंकि आप और मेरा समझ सकते हो ये पहला कंट्रैक्शन है। तो देखो जैसे कि 10 को 10 लिखा जा सकता है, यदि 100 रहा तो 100 को हम लोग लिख सकते हैं 10 टू दी पावर 2, 1000 को लिख सकते हैं 10 टू दी पावर 3, यानी जितने भी जीरो होंगे बस उसको पावर में लगा देना 10 के, ठीक ना। तो यहाँ पे आपके पास क्या था, यहाँ पे आपके पास था 4.507598, ठीक ना, इनटू में आपके पास था 1 दे के 90, यानी कि 10 दे के 90 लिख सकता हूँ। तो बस आपको इतना ही काम करना है, यही आपका क्या हो गया, मानक फॉर्म हो गया, ठीक ना। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो आपके पास आंसर में ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ये आपके पास पॉइंट लग गया है, देख सकते हो एक नॉन जीरो नंबर के जस्ट बाद में। साथ ही साथ देख सकते हो यहाँ पे मल्टीप्लाई के साथ वो जो हम लोगों ने मल्टीप्लाई भी किया था 1 दे के 9 0 से, वो आपको मल्टीप्लाई में याद दिख रहा होगा, ठीक ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौर से देखिएगा यहाँ -9 है, इसको टिक मत कर दीजिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर माजरा था, बाकी आपको समझ में नहीं आया तो भाई कमेंट बॉक्स, ठीक। देखिए जो अगला प्रश्न है आपके पास बहुत ही मस्त सा प्रश्न है, देखिएगा। आई वॉज 15 ईयर ओल्ड 5 ईयर फ्रॉम टूडे, ठीक ना। टुडे आई एम 5 टाइम्स द एगो ऑफ माई सन, व्हाट इज द एज ऑफ माई सन। 5 वर्ष पहले मेरी आयु अब 35 वर्ष की थी। तो यानी कि मैं 5 वर्ष पहले 35 वर्ष का अगर था तो जाहिर सी बात है कि मैं करंट टाइम पे इस वक्त प्रेजेंट टाइम पे मैं 40 वर्ष का होऊंगा, सीधा सा बात है। वर्तमान समय में मेरे पुत्र की आयु क्या लिखा देखिए, वर्तमान में मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 5 गुनी है, यानी कि इस प्रेजेंट टाइम पे मेरी जो आयु है वो मेरे पुत्र के 5 टाइम है, 5 गुनी है, ठीक ना। तो मेरे पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी, व्हाट इज द एज ऑफ माई सन। सीधा सा बात है
कि आपको पता है कि हम मेरा वर्तमान आयु कहाँ कितना निकला, अभी हमारा 40 वर्ष का निकल गया, ठीक है, यानी कि प्रेजेंट एज मेरा 40 ईयर का है। और मेरा जो सन है, भाई मेरे बेटा नहीं है भाई साहब, मैं पहले बता देता हूँ, ठीक ना, मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ठीक ना। तो जो सन है उसका जो एज है वो पिता का एज का समझ सकते हो 5 टाइम है, ठीक ना, ऐसा आप लोग समझ सकते हो। तो भाई जाहिर सी बात है कि सन का एज निकालने के लिए जो पिता का करंट एज है उससे आपको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपका सन का करंट एज निकल जाएगा। उस डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, यहाँ देखो तो 5 8 40, 5 8 जा 40 होता है, यानी कि 8 वर्ष 8 ईयर्स करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा जिनको समझ में नहीं आया सो। सीधा सा बात है, अगर मेरा 5 वर्ष पहले आयु मेरा 35 का था, यानी कि अभी मेरा कितना आयु होगा, 40 वर्ष का होगा। अगर मेरा बेटा देखो, आपको समझाने के लिए मुझे अपना बेटा भी मानना पड़ रहा है, ठीक ना, कि मेरा बेटा है, ठीक ना। तो मेरा बेटा अगर मान लीजिए कि अगर 5 वर्ष छोटा, मेरा बेटा का जो मतलब मेरा जो आयु है वो मेरे बेटा का 5 टाइम है, ऐसा आप लोग समझ लो। तो जाहिर सी बात है कि मेरा बेटा का आयु निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे आयु से, मेरे करंट आयु से मेरे बेटे को आयु को घटाना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो आपका आंसर निकल जाएगा। यानी कि देख सकते हो ये 5 टाइम दिया हुआ है तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, आंसर आपका निकल जाएगा। तो वही मैंने किया, 8 ईयर्स निकलेगा। देखिए 4 नंबर का ऑप्शन क्या है सो, इन अ क्लास 8 स्टूडेंट्स वेट्स 308 kg, the weights of 7 students are 35 kg, 42 kg, 38 kg, 36 kg, 40 kg, 34 kg and 41 kg. what is the weight of 8th स्टूडेंट, यानी कि 8वें स्टूडेंट का वेट क्या आपको कैलकुलेट करना है। एक कक्षा में 8 छात्रों का भार 308 किलोग्राम है। 7 छात्रों का भार दिया हुआ है आपके पास, कितना दिया है, 35 kg, 42 kg, 38 kg, 36 kg, 40 kg, और उस रुके थोड़ा सा देखता हूँ, हाँ ये रहा आपके पास 40 kg, उसके बाद 37 kg और एक 40 kg दिया हुआ है। तो 8वां छात्र का क्या भार होगा, सीधा सा बात है, कुल छात्रों का वेट दिया हुआ है 308 ग्राम, सॉरी किलोग्राम है, ग्राम नहीं है, ठीक ना, इतना दिया हुआ है। साथ ही साथ 7 विद्यार्थियों का आपके पास वेट दिया हुआ है, ठीक ना, 8वां विद्यार्थी का नहीं है। तो आपको पता है कि 8 विद्यार्थियों को वेट जोड़ने के बाद ये आ रहा है, और 7 विद्यार्थी का वेट आपको दिया हुआ है, तो 8वां विद्यार्थी का वेट क्या होगा। जाहिर सी बात है कि 7 विद्यार्थियों का वेट जोड़ दो और इस कुल वेट से माइनस कर दो, तो आपके पास 8वां वेट निकल जाएगा। तो वही हम लोग करेंगे, 8वें विद्यार्थी का वेट निकल जाएगा। तो जब आप लोग 42, 35, 38, 36, 40, 37, 41 को जब जोड़ोगे तो आपके पास 269 किलोग्राम्स निकलेगा। तो ये आपके 7 विद्यार्थियों का वेट निकल गया, 7 का कुल वेट निकल गया, कुल भार निकल गया। और आपको 8 विद्यार्थियों का वेट दिया हुआ है 308 किलोग्राम दिया हुआ है। बस इसमें आपको इसको माइनस कर दो, आपके पास निकल जाएगा। जब इसको माइनस करोगे तो 39 निकल कर आएगा। तो यही तो आपके 8वें विद्यार्थियों का वेट निकल के किलोग्राम में, यानी कि 39। सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 3 नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक रेखा युग्म कोण का मान कितना होता है। सीधा सा बात है भाई साहब, 180 डिग्री, याद कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आपका साइंस का प्रश्न शुरू होता है, विज्ञान का। सूत्र H2O का साधारण क्या लिखा हुआ है, सूत्र H2O का साधारण नाम है, यानी कि क्या हुआ, दी कॉमन नेम ऑफ फॉर्मूला H2O इज। तो बेसिकली याद रखिएगा कि H2O का जो फॉर्मूला होता है, तो देखो बेसिकली यहाँ पे क्या करा है कि आपको H2O का आपके पास कॉमन नेम पूछ रहा है। तो H2O कॉमन है, हमको क्या बोलते हैं भाई साहब, ठीक ना, हम लोग H2O क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं, ठीक ना, तो यानी कि वाटर बोलते हैं। ये आपका 4 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए 7 नंबर का प्रश्न क्या है सो, निम्न में कौन सा तत्व नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट। कौन एलिमेंट नहीं है, कौन तत्व नहीं है भाई। ऑक्सीजन क्या, ऑक्सीजन तो एक एलिमेंट है, ये प्योर तत्व है, इसका फॉर्मूला O होता है, O2, ठीक ना। देखो तांबा क्या होता है, कॉपर होता है, ये भी Cu, ये भी तो भाई आपका एक एलिमेंट है। सिल्वर, चांदी, Ag, ये भी आपका क्या होता है, आपके पास एक एलिमेंट होगा, एक तत्व होगा। वाटर इज ये क्या होता है आपके पास, यौगिक होता है, कॉम्पोनेंट होता है, नॉट इज क्या होता है, ये एलिमेंट नहीं है, यानी कि ये पानी क्या हो जाएगा आपके पास, एलिमेंट नहीं है, तत्व नहीं है। और आपका आपसे एक प्रश्न रहा कि भाई जल तो भाई H2O का फॉर्मेशन होता है, यानी कि H और O से मिलकर बना होता है, यानी कि जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना अनुपात इसमें मिला होता है, आपको ये कमेंट करके बताना है, ठीक ना। देखो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है
यानी कि केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट, घर में नमक खाते हैं ना, नून रे, ठीक ना, तो उसको क्या बोलते हैं, NaCl बोलते हैं, उसका केमिकल फॉर्मूला, ठीक ना, याद रख लीजिएगा। देखिए, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक यानी कि आपके पास एटॉमिक नंबर दिया हुआ है A तथा आपके पास एटॉमिक द्रव्यमान यानी कि आपको यहाँ पे एटॉमिक मास Z दिया हुआ है, तो उसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, तो आपको यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या कैलकुलेट करनी है। तो बेसिकली दिया हुआ है इफ दी एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज A, एलिमेंट का जो आपके पास एटॉमिक नंबर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है, एंड आपके पास जो एटॉमिक मास दिया हुआ है Z दिया हुआ है, तो देन द नंबर ऑफ देन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन इट्स एटॉम विल बी, यानी कि इस एटॉम में कितने एटॉम्स होंगे, ठीक ना, एटॉम्स न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, ठीक ना। तो सीधा सा बात है, न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है कि द्रव्यमान संख्या में क्रमांक संख्या को घटाना पड़ता है। अगर मैं बताऊं कि एटॉमिक मास में आपको क्या करना पड़ता है, एटॉमिक नंबर को माइनस करना पड़ता है सॉरी, तो यहाँ पे एटॉमिक मास क्या दिया हुआ है, Z दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर A दिया हुआ है, यानी कि Z -1 की जगह तो आपके पास न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। C नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। 10th नंबर का प्रश्न है, कोशिका का पावर हाउस ऑफ अ सेल किसको बोला जाता है, पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। ये नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। यहाँ से आपके पास आपका SST का प्रश्न शुरू होता है। देखिए क्या लिखा है सो, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स डिवाइड्स द कंट्री ऑफ इंडिया इन द नॉर्थ इनटू ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट्स, उत्तर में भारत देश को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है। तो याद रख लीजिएगा, जो आपके पास जो कर्क रेखा होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये क्या होता है आपके पास, यही जो लाइन होती है, ये जो रेखा होती है, ये आपको क्या करती है, नॉर्थ में आपको 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कर्क रेखा जानते होंगे आप लोग, ट्रॉपिक ऑफ 12 नंबर का प्रश्न देखिए क्या लिखा है। भारत में हिमालय पर्वत की श्रृंखला में सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला किसे मानी जाती है, विच इज कंसिडर्ड द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रेंज इन द हिमालय माउंटेन रेंज इन इंडिया। तो याद रख लीजिएगा, जो पीर पंजाब है उसको माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर का प्रश्न दिखा है सो, विच स्टेट एंड कंट्री ऑफ इंडिया इज लोकेटेड ऑन दी वाटर डिवाइडर बिटवीन दी इंडस एंड दी गंगा रिवर सिस्टम्स। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि भारत का कौन सा राज्य तथा नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्र को बीच जल विभाजक पर स्थित है, यानी कि तंत्र के बीच जल विभाजक पर स्थित है, ठीक ना। तो याद रखिएगा, जो अंबाला स्थान है जो कि आपका हरियाणा में स्थित है, ये भी प्रश्न आ सकता है, वहाँ पे वो चीज़, यहाँ पे यही चीज़ जो है वो आपका विभाजक के बीच में लोकेटेड है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए सो, व्हाट इज द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर गंगा एंड यमुना, यानी कि जो आपके पास गंगा यमुना का जो संगम स्थान है वो कौन सा है। तो याद रख लीजिएगा, इलाहाबाद। आपको हो सकता है कि क्वेश्चन में आपके पास तो बेसिकली चलिए इलाहाबाद ही है, उतना आपको दिमाग खराब नहीं करना, आपके पास ये प्रश्न आएगा, ठीक ना, इलाहाबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए हमारा जो अगला जो प्रश्न है क्या देखिए, कांजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन, यानी कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो बेसिकली भाई इसका जवाब तो मैं नहीं बताने वाला, मस्त जीके वाला प्रश्न है, तो इसका आंसर आप लोग खुद कीजिएगा। हिंट बता दूँ क्या, दे दूँ, चलिए छोड़िए नहीं देता हूँ, आप क्या कीजिएगा, इसको कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, जो सही आंसर देगा मैं उसको पिक कर दूंगा। तो ये रहा आपके 15 प्रश्नों का सेट, और एक जादू दिखाना आपको, देखिए जैसा कि मैं बोल रहा था, यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका लास्ट पेज में, यहाँ पे आप लोग अगर क्लिक करोगे तो हमारा यूट्यूब चैनल में आप लोग चले जाओगे। तो यहाँ से हम लोग हमारे आपका यूट्यूब चैनल में घुस जाओगे आप लोग, इस जगह पे क्लिक करोगे तो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट में, जहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, वहाँ क्लिक कर सकते हो। इस जगह पे क्लिक करोगे तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से लिंक हो जाओगे, जुड़ सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो। और अगर आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया गलती से तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप लोग सेट 1 के वीडियो में पहुँच जाओगे, ठीक ना। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।